एनकेएम के एक रहनुमा की रिहाई, लेकिन क्या पॉलिसी तब्दील हुई है? बड़ी तब्दीली आने वाली है। सियासत सामने नहीं खेली जाती। एक और जमात का रहनुमा रिहा हुआ। जेल के बाहर कौन मौजूद था? किसने इस्तकबाल किया? जिस पर भत्ते के इल्जामात थे वो हट गए कैसे? K4 मंसूबा 50 करोड़ से 400 अरब तक कैसे पहुंचा? फैसला किसने किया है? हैदर अब्बास रिजवी को अपना घर मिल गया। फरियाल तारपुर एकदम इतनी एक्टिव क्यों? पूरी की पूरी काबीना बैठी, एक एक पुलिस वाला बैठा हुआ है। कहानी क्या है? हम पंजाब वाला काम नहीं करेंगे, हम मार धाड़ नहीं करेंगे, ये इशारा किस तरफ है? हर बार की तरह आज के प्रोग्राम में है तहलका खेज खबरें, और वो खबरें जो अब तक आपके सामने नहीं होगी। क्या बहुत बड़ी पॉलिसी का शिफ्ट आया है, जिसके बाद एनकेएम के 13 साल से असीर रहनुमा को रिहा किया गया है? क्या बहुत बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही है? और पसे पर्दा हकाइक क्या है, जो आज के प्रोग्राम में मैं ये बात बताऊंगा। और फिर सुन्नी तहरीक के सरबराह के घर पर छापा, और उस छापे के बाद गिरफ्तारियां, और गिरफ्तारियों के बाद उस कहानी का क्या दी एंड हुआ है परसों? मामला क्या है? ये तहकीकाती रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। और फिर सब के सब लोगों को हाजिर किया गया। फरियाल तारपुर साहिबा मीटिंग लेने लगी, और फिर पूरी सिंध काबीना से लेकर पूरी सिंध की तमाम ताकतवर ब्यूरोक्रेसी वहां पर मौजूद थी। आखिर ये मामला हुआ क्या है और कैसे हुआ है, इस पर गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में जरूर करूंगा। लेकिन उन सब के लिए शर्त यह है कि डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, कोई लापता नहीं करेगा। आज ये प्रोग्राम जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, यकुम मई है। आप सबके जहन में यकुम मई से मजदूरों का दिन वाबस्ता होगा, लेकिन मेरे जहन में यकुम मई से एक और तारीखी दिन है। वो तारीखी दिन कि जिसने न सिर्फ सिंध की सियासत बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासत को तब्दील कर कर रख दिया। ये वो यकुम मई 1993 का दिन है कि जब एनकेएम के चेयरमैन अजीम तारिक को कत्ल कर दिया गया था। 1993 का साल, आज साल 2026। 33 साल गुजर चुके हैं, और 33 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक ये बात मालूम नहीं हो सकी कि कुंडी किसने खोली थी। ये मैं सवाल इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज तक भी ये मालूम नहीं हो सका कि इस कत्ल की साजिश करने वाले कौन थे, और वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सके। वजह यह है कि वही तब्दीली थी, वही बहुत बड़ा मार्का था कि जिसके बाद से पूरी सूरत हाल खुद उस जमाने की महाजिर कौमी मूवमेंट, जो कि बाद में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनी, वही के जिसके बाद महाजिरों की सूरत हाल, उसके बाद कराची की सूरत हाल, उसके बाद हैदराबाद की सूरत हाल, उसके बाद सिंध का नक्शा, और उसके बाद ये तमाम की तमाम सियासतें तब्दील होती रही। वो कत्ल कि जिसका सुराग आज तक नहीं मिल सका। यहां पर बड़े बड़े सियासी कत्ल जो मुख्तलिफ साजिशों के तहत हुए, उसके सिरे आज तक नहीं मिल पाए। एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला हमेशा जारी रहा, एक दूसरे पर इल्जामात के साथ साथ एक दूसरे के गिरेबानों तक भी हाथ जाते रहे, और कई जगहों पर तो एक दूसरे की जान भी जाती रही। लेकिन मामला यही था कि आज तक ये साजिश किसी के भी इल्म में नहीं आ सकी। तो इसीलिए आज के प्रोग्राम का आगाज हमने यहीं से किया है। मगर कुछ बहुत बड़ी चीजें और बहुत अहम मामलात आपके सामने रखने वाला हूं। एनकेएम के एक रहनुमा की आज रिहाई मुमकिन हुई है। 13 साल बाद बड़ी अहम रिहाई मुमकिन हुई है, जिसे खुद एनकेएम के लोग इस हवाले से सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर यहां पर यही आता है कि आखिर जो रिहाई हुई है, क्या ये रिहाई एनकेएम की बहुत बड़ी पॉलिसी की तब्दीली की तरफ जाएगी कि जिसमें वो तमाम
लोग जो के 2016 से पहले की एनकेएम से वाबस्ता थे और जिनमें से कई लोग अभी तक जेर हिरासत हैं और वो लोग के जो अभी तक लापता हैं, कि क्या उसके हवाले से कोई बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस हवाले से अहम बात और अहम गुफ्तगू सामने आ रही है। कुछ लोग इस बात के दावा माजी की तरह करते हुए नजर आ रहे हैं कि माजी में जिस तरीके से वहां पर रिहाई होती रही है, बिल्कुल इस बार भी रिहाई उसी तरीके से हुई है और शायद यहां पर कोई ड्राई क्लीनर का एहतमाम किया गया है। लेकिन इस पूरे मामला में हकीकत क्या होगी और हकीकत क्या सामने आने वाली है, ये मैं आपको तहलका खैज खबर दूंगा कि इन रिहाई के पीछे है कौन और क्या मामला हुए, इसका इंतजार कीजिएगा। अभी जो लोग दावे कर रहे हैं उन्हें एक तरफ रहने दीजिए, लेकिन सिर्फ 2 दिन के बाद मैं इस हवाले से एक तहलका खेज रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा और फिर आगे आपको बताऊंगा। मगर एक और अहम बात जो हुई है और वो हुई है सुन्नी तहरीक के हवाले से। सुन्नी तहरीक के वो रहनुमा, सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी के घर पर बाकायदा छापा पड़ा था और सरवत एजाज कादरी के घर पर जब पुलिस ने भारी नफरी के साथ वहां आई तो न सिर्फ उनके ड्राइंग रूम से चीजें उठाकर ले गए, बल्कि उनके घर की पूरी तलाशी ली, उनके बच्चों का मोबाइल तक लेकर चले गए और कुछ लोगों ने तो यहां तक का दावा किया कि शायद सरवत एजाज कादरी साहब को भी ले गए थे, बाद में छोड़ दिया था और हकीकत में ऐसा ही। मगर कहानी का रुख दूसरा है। उसके अगले दिन पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और यह दावा करती है कि वहां से उनके कराची डिवीजन के सरबराह यानी सुन्नी तहरीक के सरबराह को, कराची डिवीजन के सरबराह को वहां से जवाद वाजा को, वहां से जवाद वाजा को, जो मशहूर हैं जवाद कादरी के नाम से, उनको ले लिया गया। इल्जाम लगाया गया कि ये समत काठियावाड़ी ग्रुप के लोग हैं कि जो के बाकायदा भत्ते और यहाँ पर गैंग वॉर में मुलव्विस है। ये बात उनके बारे में कही जाती रही और हमेशा से कही जाती रही। उनको लिया गया और बाकायदा बड़ा वावेला मचाओ, ये वो ये फला ढिमकाना। लेकिन उसके बावजूद मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पिछले दिनों नई कराची के अंदर एक ताजिर को जख्मी किया जाता है और उसके बाद उससे भत्ते की बात सामने आती है। पत्ता तो ऐसे ही चल रहा था। मगर दूसरी तरफ यह हुआ कि अगर जब पुलिस इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर सरवत एजाज कादरी के घर पर छापा मार कर गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर यह इल्जाम आयद करती है कि उस शख्स को जिसे गिरफ्तार किया गया है उस पर भत्ते के, टारगेट किलिंग के, गैंग वॉर के इल्जामात है, तो फिर सवाल यह है कि सिर्फ 3 महीने के बाद ही उसकी रिहाई क्यों हो जाती है। परसों जेल के बाहर सुन्नी तहरीक के कई कारकुनान मौजूद थे। परसों जेल के बाहर इतलात के मुताबिक सरवत एजाज कादरी खुद भी मौजूद थे उनके इस्तकबाल के लिए, उनको लाने के लिए। है ना कहानी में टर्न। तो या तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उस वक्त सही नहीं थी और पुलिस ने किसी की कोई वजह से किया, या फिर अब कोई मफाहमत हो गई, अब फिर कोई पॉलिसी का यू टर्न है। सोचिएगा कि आखिर मामला इस हद तक हाइप पर जाने के बाद रुका क्यों है, यह मामला रुका क्यों है। दूसरी तरफ एक और बड़ा मसला भी चल रहा था। एक तस्वीर आज बाकायदा पाकिस्तान टेलीविजन ने नशर की। इसने पीटीवी ने एक खबर को नशर किया और वजीर आजम ने अपना घर प्रोजेक्ट की एक शानदार तकरीब से खिताब किया। मैं वो खिताब देख रहा था जिस तरीके से आप इस वक्त मुझे देख रहे होंगे। आपने चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन मैंने वहां सब्सक्राइब नहीं किया था। मैं देख रहा था कि एकदम एक शख्स पर मेरी नजर पड़ी जो तालियां बजा रहा था। अब मैंने फौरन वहीं पे टीवी को पॉज कर दिया। मैंने देखा मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही, मैं कहीं धोखे में तो मुब्तला नहीं हो गया। लेकिन उस इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट में, अपना घर प्रोजेक्ट में, कि जिसके स्टेज पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, उसकी ऑडियंस में मौजूद थे हैदर अब्बास रिजवी। कौन? हैदर अब्बास रिजवी। और वो किसके साथ मौजूद थे? हाँ, उनके एक दोस्त के साथ। तो मैंने सोचा शायद वफाकी वजीर हूं, तो मैंने अपने घोड़े दौड़ा। मैंने कहा नहीं, ये तो वफाकी वजीर नहीं है इस वक्त। मैंने कहा शायद एमएनए हो। मैंने कहा एमएनए भी नहीं। मैंने कहा शायद एमकेएम की रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन खालिद मकबूल भी नजर नहीं आए, मुस्तफा कमाल भी नजर नहीं आए, उनके दोस्त उनके साथ नजर आए। अब ये पूरी एक कहानी है।
पूरी एक कहानी है। और उस कहानी के पीछे आजकल खास तौर पर हैदर अब्बास रिजवी साहब इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं और बाकायदा उस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। अच्छी बात है। और वजीर आजम के प्रोजेक्ट तक एक्सेस भी एक बड़ी बात है। वे कुछ लोगों के लिए खतरे की घंटी है। उनके ताल्लुकात उस दोस्त के तवस्सुस से उस हद तक हैं कि जिसके लिए इस कई पार्टियों के रहनुमा ढूंढते फिरते हैं कि वो कॉरिडोर, वो दरवाजा खुल जाए। वो शेख रशीद का था ना, गेट नंबर 4, गेट नंबर 4, याद, वही वाला। खैर, अब कौन सा गेट है वो अल्लाह बेहतर जाने से। आगे चलते खबरें तो खबरें। तो इस हवाले से बहुत सारे लोगों को तशवीश है कि यार ये उनका एक्सेस उधर तक कहाँ हो गया। ये वाकई में मुझे फिर बाद में किसी ने बताया भी, यार ये एक्सेस वहां से और हमें उससे खतरा हो। मैंने कहा अच्छा, ये खतरा भी यहाँ पर मौजूद है। तो कहानी पर कहानी है और यू टर्न पर यू टर्न है। चलिए फिर अगली खबर की तरफ आते हैं। सिंध असेंबली, कौन था कौन नहीं था सिंध के वुजरा में से, सिंध की ब्यूरोक्रेसी में से, सिंध के ताकतवर लोगों में से, जो उस सिंध असेंबली के इजलास में नहीं था। यानी कि आप ये देखिए कि तमाम ताकतवर वुजरा मौजूद थे, तमाम पुलिस अफसरान लाइन से मौजूद थे, तमाम बड़े बड़े डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे और इजलास हो रहा था। किसका? चले किस कमेटी का इजलास हो रहा था ये बताता हूं, लेकिन कौन ले रहा था ये बड़ी खबर फिर बताता हूं, फिर मैं आपको आगे का गेम बताता हूं। इजलास हो रहा था, कायमा कमेटी है एक दाखिला की। अब सिंध असेंबली के अंदर कई कायमा कमेटी है। खुदा की कसम जाकर रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, पिछले 2.25 साल में कई कमेटियों के तो इजलास ही नहीं हुए। आज तक किसी को मालूम भी नहीं हुआ कि कमेटी है या नहीं है, कि जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर बात कर सके, सवाल उठा सके या उससे बात कर सके। लेकिन एक कमेटी ऐसी है कि जिस पर बात करना जरूरी है, वो है वजारत दाखिला की। आप समझ रहे होंगे, हाँ अमन अमान का मसला है, कराची में सड़कों पर लोगों को मार दिया जाता है, तो अमन अमान की दाखिला की कमेटी होनी चाहिए। यहां पर मंशियात आम दिखती है तो इसलिए कायमा कमेटी की होनी चाहिए। यहां पर जो है वो लोग महफूज नहीं है इसलिए होनी चाहिए। नहीं, ये इसलिए थी क्योंकि उस कायमा कमेटी की सरबराह है फरियाल तारपुर साहिबा। कौन है? फरियाल तारपुर साहिबा। अब बड़ा अजीब व गरीब मामला था। फरियाल तारपुर साहिबा कायमा कमेटी की सरबराह, सही है। वहां पर साथ बैठे हुए हैं, जाहिर दाखिला की है तो कौन होना चाहिए? जियाल अंजार साहब, वो भी थे, अनवर सयाल भी थे। कौन सा वजीर था सिवाय उसके कि जो कराची सिंध में मौजूद नहीं, यानी शर्जील इनाम मेमन के अलावा तमाम गुजरा हुआ था। अब मैं ये सोच रहा था कि यार ये कायमा कमेटी दाखिला का इजलास है तो वो सुना है, वो क्या यार, ऐसे वैसे ऐसे कैसे, वो कौन सा है, ऐसे ऐसे लोग क्या कैसे, और वो कोई ऐसा ऐसा, वो इसको भी नहीं पता भी। इसको फौरन याद था, ये भी कादरी है ना, तो इसको याद था वो माजिद वाला, याद है। अच्छा खैर, कौन बैठा है ये बाद में बताऊंगा आपको। इनकी भी बड़ी कहानी है, इनकी भी बड़ी कहानियां और ऐसी ऐसी कहानियां है कि आपको, वो आपने सुना है, वो क्या नाम था, वो बलूचिस्तान का एक वजीर आला था, वो कहता था डिग्री तो डिग्री होती है। याद है आपको? क्या नाम था उसका, वजीर का नाम भूल गया, चलो फिर बहरहाल ये कहानी बाद में बताऊंगा आपको। अच्छा, कहानी क्या थी यार, भूल गया मैं वो, हाँ वो दाखिला का। अच्छा, अब मामला ये था कि उसमें डिस्कस हो रहा था कि मंशियात तो कैसा रोका जाए। मैंने फौरन भाई अपनी डायरी उठाई, मैंने कहा वजारत दाखिला में, मैंने सारे पर्चे पलटे कि वजारत दाखिला में कई मंशियात आती है। वो डायरी में लिखा हुआ तो उसमें तो एक्साइज का शोबा है ये। खैर, लेकिन फैसले हुए उसमें और उस फैसलों की इंप्लीमेंटेशन की भी बात हुई। मुझे उस पर एतराज नहीं है, लेकिन मुझे जिस बात पर जो बात हुई उस पर मुझे एक सवाल उठा। जियाल अंजार साहब, फरियाल तारपुर साहिबा बाहर निकली, सहाफियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, क्या फैसले हुए, तो उन्होंने कहा मंशियात के खिलाफ होना चाहिए। ठीक है, सही है, बात सही है, समझ में आती है।
उसके बाद जिया अंजार साहब से बात हुई। जिया अंजार साहब सहाफियों को बताते हैं कि जिस तरीके से पंजाब में एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग हो रही है, हम उस तरीके का नहीं सोच रहे। अब वो पंजाब हुकूमत पर बराह रास्त इल्जाम आयद कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग हो रही है। दूसरी बात वो कहता है कि गुटखा मावा भी मंशियात में शामिल हो गया है। चलिए ये बात भी समझ में आती है। आगे आगे मैं तो आपको पॉइंट बता रहा हूं, उसके बाद देखिएगा। उसके बाद जिया अंजार साहब इस बात को घुमा देते हैं कि जिसमें कहा जाता है कि जनाब ये मंशियात के मामला में उसमें सहाफी भी इन्वॉल्व। अब क्या वाकई में 18 साल हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत संजीदगी से मंशियात को रोकने पर कोई काम कर सकेगी? जैसे गुटखा मावा। अरे गुटखा मावा से याद आया, हमने खबर क्यों उठाई? हाँ भाई उसको भी आप मंशियात में ले लीजिए, लेकिन वो धंधा तो आम चल रहा है। कौन सा पुलिस का थाना है कि जो जिसके साये में ये नहीं चल रहा? सबको पता है ये बात। लेकिन फौरन एक्शन शुरू हो गया। मैं खबर दे रहा हूं, सुनो। फौरन एक्शन शुरू हो गया और एनकेएम के किसी जिम्मेदार को गुटखा मावा के केस में शाह फैसल कॉलोनी से उठा लिया। अब मुझे समझ में आया यार, ऑपरेशन तो यहां हो रहा है, ऑपरेशन तो यहां हो रहा है। कहानी से कहानी जोड़ता हूं मैं, आपको फिर बताता हूं मैं। अब किसे उठाया, ये भी कहानी है। मैं अब उस कहानी को उठाने की वजह वही है जो कुछ दिनों से लांडी और मलीर में चल रहा है, क्योंकि लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल तो उसी जिम्मे में आता है जिसका मैंने आपको पिछले दिन कहा था कि पुलिस ने कुछ छापे मारे थे लांडी में। कड़ियों से कड़ियां मिलाई आप, आपको समझ में आएगा कि खेल हो क्या रहा है, खेल हो क्या रहा है। वक्त बहुत हो चुका। वो कौन सा प्रोजेक्ट था कि जिसपे 50 करोड़ रुपए लगने थे और 400 अरब लग चुके, इसकी तफसील दूंगा आपको अगले प्रोग्राम में। वक्त बहुत हो चुका है और हमारे कादरी साहब मौजूद हैं, मुझे जरा उनसे भी बात करनी है कि ज़ाहिर है उनका एक बड़ा अहम जुमला है कि डिग्री तो डिग्री होती है। इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दीजिएगा। अल्लाह के बाद।